नमस्ते और आज के इस नए डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मई 2026 के चुनाव परिणामों की, जो हाल ही में 5 राज्यों में आए हैं। हाँ, और अगर आप सिर्फ न्यूज हेडलाइंस देखेंगे तो लगेगा कि कहानी एकदम साफ है। मतलब हर तरफ बस एक भगवा लहर की बात हो रही है। बिल्कुल, जैसे असम में भारतीय जनता पार्टी की वो ऐतिहासिक हैट्रिक और पश्चिम बंगाल जैसे अभेद्य किले में ममता बनर्जी का हार जाना। पहली नजर में तो यही लगता है कि बस अब एक ही राष्ट्रीय दल का निर्विवाद वर्चस्व है। सही कहा आपने। किसी भी आम विश्लेषक के लिए शायद बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो आज तक का प्रकाशित चुनावी डेटा और उनका विस्तृत विश्लेषण है, वो एक बिल्कुल अलग ही दिशा में इशारा कर रहा है। हाँ, और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत के अनुसार इन विशाल जीत हार के शोर में एक खामोश विजेता छुपा हुआ है। एक ऐसी पार्टी जो भले ही इस वक्त टीवी स्क्रीन्स पर हेडलाइंस की जंग हार गई हो, लेकिन उसने विपक्ष की एक बहुत बड़ी रणनीतिक लड़ाई जीत ली है। और वो पार्टी है कांग्रेस। तो आज हम इसी साइलेंट शिफ्ट को डिकोड करेंगे। मतलब ये समझेंगे कि इस हार के बीच कांग्रेस सबसे बड़ी रणनीतिक गेनर कैसे बन गई है। बिल्कुल, और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए। जी, हम यहाँ सिर्फ जो उपलब्ध स्रोत सामग्री है, जो चुनावी आंकड़े और तर्क दिए गए हैं, उनका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि हम उस वास्तविक तस्वीर को समझ सकें जो इन नंबरों के पीछे छुपी है। एकदम सही। तो इस खिसकती हुई राजनीतिक जमीन की बात हम वहां से शुरू करते हैं जहां कांग्रेस ने वास्तव में सत्ता हासिल की है। मेरा मतलब है दक्षिण भारत का वो अभेद्य किला, यानी केरल। केरल के नतीजे वाकई बहुत कुछ कहते हैं। मैं तो इसे एक बिजनेस मॉडल की तरह देख रही थी। मान लीजिए एक बहुत पुरानी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर हर जगह गिर रहा है, लेकिन अचानक वो अपने सबसे पुराने और वफादार बाजार में अपना कोर कस्टमर बेस फिर से खोज लेती है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। दक्षिण भारत अब कांग्रेस के लिए ठीक ऐसा ही एक कोर मार्केट साबित हो रहा है। और केरला में पूरे 10 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने वामपंथी एलडीएफ को हराकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। हाँ, और अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर 2021 के चुनावों को याद करें तो हालात बिल्कुल अलग थे। उस वक्त कांग्रेस के पास जीतने के लिए कोई नया राज्य बचा ही नहीं था। सही बात है, लेकिन अब आप दक्षिण के नक्शे को देखिए। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब केरला में भी उनकी सरकार होगी। और ये सिर्फ एक राज्य जीतने भर की बात नहीं है। स्रोत में इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय मनोबल के लिए एक टॉनिक कहा गया है। दक्षिण भारत अब वो सुरक्षित आधार बन गया है जहां बीजेपी के लिए जमीन अभी भी काफी पथरीली है। लेकिन केरल की इस वापसी को अगर हम सिर्फ एक एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर मान लें तो शायद ये आधी तस्वीर होगी। स्रोत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वायनाड प्रभाव का बहुत जिक्र है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो मैं यही सोच रही थी कि ये वायनाड प्रभाव जमीन पर असल में काम कैसे करता है। मतलब क्या किसी राष्ट्रीय नेता के सिर्फ एक राज्य से चुनाव लड़ने भर से वहाँ का पूरा राजनीतिक मिजाज बदल जाता है? ये सिर्फ चुनाव लड़ने या एक चेहरे की मौजूदगी तक सीमित नहीं है। जब कोई शीर्ष राष्ट्रीय नेता किसी राज्य को अपना राजनीतिक घर बनाता है तो उसका सीधा असर वहाँ की संगठनिक मशीनरी पर पड़ता है। अच्छा, तो मतलब संगठन मजबूत होता है। बिल्कुल। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार वायनाड के जरिए कांग्रेस ने केरल में ब्लॉक और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय रखा, ताकि वो सुस्त ना पड़े। एकदम सही। तो जिन मतदाताओं का एलडीएफ सरकार से मुंहभंग हो रहा था, उनके लिए कांग्रेस कोई बिखरा हुआ विकल्प नहीं थी। वो सड़कों पर लड़ती हुई एक ऊर्जावान फोर्स थी, और इसी सांगठनिक कसावट ने वायनाड प्रभाव को प्रचंड बहुमत में बदल दिया। बहुत दिलचस्प बात है। तो केरल में सत्ता मिलना तो स्पष्ट रूप से गेन है, ये समझ आता है। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस स्रोत का सबसे पेचीदा दावा है। आप असम और तमिलनाडु की बात कर रही हैं? हाँ, मैं ये सवाल उठाना चाहूंगी कि जहाँ कांग्रेस को कोई सत्ता नहीं मिली, वहाँ हार में जीत कैसे तलाशी जा रही है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपको सरकार बनाने का मौका ही नहीं मिला तो सिर्फ हार का अंतर कम होने से कोई पार्टी सबसे बड़ी गेनर कैसे हो सकती है? ये एक बहुत ही लाजिमी सवाल है, और अक्सर राजनीतिक विश्लेषण में यही गलती होती है कि सत्ता को हार जीत का इकलौता पैमाना मान लिया जाता है। तो फिर असली पैमाना क्या होना चाहिए? असली खेल होता है राजनीतिक जमीन के विस्तार का।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो राजनीति विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि जब किसी राज्य की राजनीति बहुकोणीय से बदलकर दो ध्रुवीय हो जाती है तो वो राष्ट्रीय दलों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दो ध्रुवीय से आपका मतलब है कि मैदान में लड़ने के लिए सिर्फ दो मुख्य खिलाड़ी रह जाएं? जी हाँ, बिल्कुल, बाइपोलर इलेक्शन। पर इसका फायदा कांग्रेस को कैसे हो रहा है? मतलब अगर हम असम का ही उदाहरण ले तो वहां तो बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक लगाई है ना, इसमें कांग्रेस का क्या फायदा है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि असम में बीजेपी के हैट्रिक के नीचे एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव हुआ है और वो बदलाव है बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी AIUDF का पूरी तरह से सफाया हो जाना। ओहो, अच्छा, तो जो वोट कटवा राजनीति थी उसका अंत हो गया? बिल्कुल। सालों से असम में अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस और AIUDF के बीच बटा हुआ था और जब भी विपक्ष का वोट बढ़ता है तो सत्ताधारी दल को सबसे ज्यादा फायदा होता है। ये तो बेसिक गणित है चुनाव का। हाँ, AIUDF के पतन का मुख्य कारण यह है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं ने अब यह तय कर लिया है कि उन्हें वोट कटवा दलों को नकार कर एक राष्ट्रीय दल के पीछे लामबंद होना है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने अपना वो अंदरूनी सिरदर्द खत्म कर लिया है जहां उसे अपने ही प्रतिद्वंद्वी अल्पसंख्यक नेताओं से मोलभाव करना पड़ता था या वोट बंटने का डर सताता था। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। AIUDF के गेम से बाहर होने का सीधा अर्थ है कि अब असम में कोई तीसरा मोर्चा बचा ही नहीं है। तो मुकाबला अब आमने सामने का है। जी, अल्पसंख्यक मतदाता का ये जो एकीकरण हुआ है ये कांग्रेस को एक बड़ी रणनीतिक राहत देता है। इसके बल पर वे अब बिना किसी डर के सीधे सत्ताधारी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की लंबी योजना बना सकते हैं। ये तो वाकई एक बहुत गहरी रणनीतिक जीत है और ऐसा सिर्फ असम तक सीमित नहीं दिख रहा। तमिलनाडु में जो हो रहा है वो शायद भारतीय राजनीति में पिछले 60 सालों में कभी नहीं हुआ। तमिलनाडु की स्थिति तो सच में अभूतपूर्व है। बिल्कुल, मतलब वहाँ 1960 के दशक से ही सत्ता केवल दो द्रविड़ पार्टियों DMK और AIDMK के इर्द गिर्द घूमती रही है और कांग्रेस वहां दशकों से सिर्फ एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गई थी जो इन क्षेत्रीय दिग्गजों के पीछे पीछे चलती थी। हाँ, लेकिन इस बार तमिलनाडु में एक भयंकर सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही है और ये सिर्फ किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि उस पूरे पुराने द्रविड़ राजनीतिक ढांचे के खिलाफ है। मतलब मतदाता पारंपरिक चेहरों से पूरी तरह ऊब चुके हैं। बिल्कुल, और इसी शून्य को, इस वैक्यूम को भरने के लिए वहां मशहूर अभिनेता थलापति विजय का राजनीतिक उदय हुआ है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर थलापति विजय इतने लोकप्रिय हैं और द्रविड़ पार्टियों के खिलाफ इतनी बड़ी लहर है तो उन्होंने खुद का कोई नया तीसरा मोर्चा क्यों नहीं बनाया? उन्होंने सीधे कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान क्यों किया? ये एक बहुत ही शानदार रणनीतिक दाव है। थलापति विजय और उनके रणनीतिकार ये अच्छी तरह समझते हैं कि राज्य में जो राजनीतिक वैक्यूम बन रहा है उसे भरने के लिए केवल एक मशहूर चेहरा काफी नहीं होता। तो उन्हें किस चीज की जरूरत थी? एक विशाल संस्थागत ढांचे और राष्ट्रीय अपील की जरूरत होती है जो इस वक्त किसी नई क्षेत्रीय पार्टी के पास नहीं है। अच्छा, तो विजय का कांग्रेस को समर्थन देना दरअसल इस बात की मोहर है कि मतदाता कांग्रेस को अब जूनियर पार्टनर के रूप में नहीं देख रहा। बिल्कुल, मतदाता अब कांग्रेस को एक स्वतंत्र और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में एक व्यवहारिक विकल्प मान रहा है और राजनीति का नियम है कि जब क्षेत्रीय दल कमजोर होते हैं तो राष्ट्रीय दल के लिए सौदेबाजी की ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। सही बात है। अब तमिलनाडु और असम की ये जो क्षेत्रीय दलों के पतन वाली थ्योरी है, इसे बंगाल के नतीजों पर लागू करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्षेत्रीय ताकतों के कमजोर होने की ये कड़ी हमें इस चुनाव के सबसे बड़े शॉकर की तरफ ले जाती है। पश्चिम बंगाल के नतीजे सच में चौंकाने वाले रहे हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में खाता तक नहीं खोला था। मतलब 0 सीटें थी उनके पास। जी बिल्कुल, 0 पर थे वो। और अब 2026 में TMC की करारी हार हुई और ममता बनर्जी का मजबूत किला आखिरकार ढह गया। अब हमारा स्रोत ये दावा करता है कि कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटें और 3% वोट शेयर मिला है। हाँ, यही आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन एक मिनट, सिर्फ 3% वोट शेयर और 2 सीटें, क्या इतने छोटे से आंकड़े को बंगाल में वापसी या कांग्रेस को गेनर कहना एक बहुत बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी? मतलब बंगाल का कोई भी मतदाता सिर्फ 3% वोट वाली पार्टी को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं देखेगा। आपकी बात अपनी जगह सही है। पहली नजर में यह आंकड़ा बहुत मामूली लगता है, लेकिन राजनीति में हमें सिर्फ नंबर्स नहीं देखने होते,
हमें ट्रेंड और उस वोट की प्रकृति को समझना होता है। तो इस 3% वोट की क्या प्रकृति है? हमें ये समझना होगा कि ये 3% वोट आया कहां से है। बंगाल में पिछले 15 सालों से अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष मतदाता ममता बनर्जी के पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था। क्योंकि उन्हें लगता था कि बीजेपी को सिर्फ टीएमसी ही रोक सकती है। एकदम सही। लेकिन अब जब ममता बनर्जी कमजोर हुई हैं और टीएमसी का संगठनात्मक ढांचा चरमराने लगा है, तो उस विशिष्ट मतदाता वर्ग में एक गहरे स्तर की असुरक्षा पैदा हुई है। तो ये मतदाता वापस कांग्रेस के पास क्यों जा रहा है? अगर टीएमसी कमजोर हुई है तो वो लोग वाम दलों यानी लेफ्ट के पास भी तो वापस जा सकते थे, जिनके साथ वे 15 साल पहले थे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन बात ये है कि लेफ्ट बंगाल में संगठनात्मक रूप से लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में मतदाता किसी मृतप्राय वाम दल का इंतजार करने के बजाय अपनी पुरानी वैचारिक होम पिच की तरफ लौट रहा है। होम पिच से आपका मतलब कांग्रेस है? जी, कांग्रेस ही उनके लिए सबसे स्वाभाविक, सुरक्षित और राष्ट्रीय विकल्प बचती है। स्रोत का स्पष्ट संकेत है कि लेफ्ट और टीएमसी के पतन से जो ये भारी शून्य पैदा हुआ है, वो आगे चलकर बंगाल के मैदान को सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस की जंग में बदल देगा। ओहो, अब समझ आया। इसे मैं एक पेड़ की छटाई या प्रूनिंग की तरह देख रही हूँ। प्रूनिंग? वो कैसे? जैसे अगर किसी विशाल पेड़ की पुरानी शाखाएं सूख रही हों, तो उन्हें काट दिया जाता है ताकि मुख्य तना फिर से पूरी ऊर्जा पाकर हरा भरा हो सके। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में अपनी उन कमजोर क्षेत्रीय शाखाओं को टूटने दिया है। जैसे टीएमसी, वामदल या एआईयूडीएफ? बिल्कुल, इन शाखाओं को टूटने दिया ताकि वो खुद को विपक्ष के मुख्य तने के रूप में दोबारा स्थापित कर सके। ये राजनीतिक पुनर्जागरण का एक बहुत ही सटीक और शानदार उदाहरण दिया है आपने। और जब हम इन सभी राज्य स्तरीय बदलावों को एक साथ मिलाते हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति की एक बिल्कुल नई तस्वीर उभर कर सामने आती है। हाँ, खास तौर पे 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए। बिल्कुल, इस खामोश बदलाव ने इंडिया गठबंधन के भीतर की पूरी गतिशीलता को जड़ से बदल दिया है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसे अगर हम बिजनेस की भाषा में एक कॉर्पोरेट मर्जर या होस्टाइल टेकओवर के नजरिए से समझे, तो तस्वीर शायद और साफ हो जाती है। आप इसे होस्टाइल टेकओवर क्यों कह रही हैं? क्योंकि देखिए ना, कांग्रेस कभी इन राज्यों में माइनॉरिटी शेयर होल्डर या अल्पसंख्यक हिस्सेदार हुआ करती थी। उसे टीएमसी या डीएमके जैसे सीईओ की हर शर्त माननी पड़ती थी। लेकिन अब जब इन क्षेत्रीय सीईओज ने अपनी खुद की राजनीतिक पूंजी गंवा दी है, तो क्या कांग्रेस ने विपक्ष के स्पेस का एक तरह से टेकओवर नहीं कर लिया है? स्रोत इसे निर्विरोध नेतृत्व का नाम देता है। जिन गठबंधनों में कांग्रेस को पहले मजबूरी में बैकसीट पर बैठना पड़ता था, वहां अब क्षेत्रीय दल कांग्रेस की शर्तों पर सौदाबाजी कर रहे हैं। मतलब अब कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा? जी, ममता बनर्जी, स्टालिन या किसी अन्य क्षेत्रीय नेता का मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने वाला प्रमुख चेहरा बनने का दावा अब लगभग समाप्त हो गया है। 2029 के लिए विपक्ष का नेतृत्व पूरी तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी के हाथ में केंद्रित हो गया है। नेतृत्व तो मिल गया, लेकिन इस नेतृत्व के पीछे की वैचारिक ताकत क्या है? लेख में एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है, विचारधारा का स्पष्ट बंटवारा। हाँ, ये इस चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत कहता है कि एक तरफ बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और दूसरी तरफ कांग्रेस का संवैधानिक राष्ट्रवाद। ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम अकादमिक शब्द लगता है, पर जमीन पर इसका क्या मतलब है? मैं समझाता हूँ। बीजेपी की राजनीति मुख्य रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर टिकी है। इसका उद्देश्य एक साझा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द बहुसंख्यक समुदाय को लामबंद करना है। और कांग्रेस लंबे समय तक इसी के दबाव में सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेती थी, है ना? बिल्कुल। चुनाव के वक्त मंदिर जाना या अपनी सेक्युलर छवि को थोड़ा रक्षात्मक तरीके से पेश करना, ताकि बहुसंख्यक वोट न खिसक जाए। लेकिन स्रोत के अनुसार कांग्रेस ने अब सॉफ्ट हिंदुत्व का वो रास्ता पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो ये संवैधानिक राष्ट्रवाद क्या है जिसे उन्होंने अब अपनाया है? संवैधानिक राष्ट्रवाद का सीधा सा अर्थ है देश के संविधान, नागरिक अधिकारों और संस्थागत न्याय को अपनी राजनीति के बिल्कुल केंद्र में रखना। स्रोत इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 को देता है। अच्छा, तो उस यात्रा का इतना गहरा असर हुआ है? जी, उस यात्रा के दौरान जो मुद्दे उठाए गए, जैसे जाति जनगणना, भयंकर बेरोजगारी और संविधान बचाओ, वे अब केवल खोखले चुनावी नारे नहीं रह गए हैं।
वे सीधे तौर पर लोगों के अधिकारों से जुड़ गए हैं। मतलब कांग्रेस ने अपना वो रक्षात्मक रवैया छोड़कर बहुत आक्रामक रूप से ये स्थापित किया है कि उनका राष्ट्रवाद नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। एकदम सही। सॉफ्ट हिंदुत्व के भ्रमजाल से निकलकर पार्टी अपनी मूल सेक्युलर और समावेशी विचारधारा पर आक्रामकता से वापस आ गई है। ये तो मतदाता के सामने एक बिल्कुल स्पष्ट लाइन खींचने जैसा हो गया। अब चुनाव में कोई ग्रे एरिया नहीं है। मतदाता को पता है कि दोनों ध्रुवों की विचारधाराएं एकदम अलग हैं। और इसका एक और बड़ा फायदा ये हुआ है कि पार्टी अब किसी क्षेत्रीय सहयोगी के भारी दबाव में नहीं है। संगठनिक स्तर पर ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अवसर है। हाँ, क्योंकि पुराने क्षेत्रीय सहयोगियों के कमजोर पड़ने से कांग्रेस को अपने संगठन में नए और युवा नेतृत्व को आगे लाने का शानदार मौका मिल गया है। बिल्कुल। जिन पुराने चेहरों के कारण पार्टी का कैडर जड़ हो चुका था, वहां अब नई पीढ़ी को बागडोर सौंपने का ये सबसे अनुकूल समय है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव के मुख्य निष्कर्ष को समेटें, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 2026 के इन 5 राज्यों के चुनावों में अगर जीत का मतलब सिर्फ सत्ता की चाबी हासिल करना है, तो निसंदेह बीजेपी एक स्पष्ट विजेता है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर जीत का पैमाना भविष्य की जमीन तैयार करना, अपनी वैचारिक स्पष्टता को वापस पाना और विपक्ष के खाली होते शून्य पर कब्जा करना है, तो कांग्रेस एक पैन इंडिया ताकत के रूप में फिर से उभरकर इस चुनाव की सबसे बड़ी रणनीतिक गेनर बन गई है। और यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना प्रासंगिक बनाती है। चुनाव केवल विधायकों और सीटों का गणित नहीं होते, वे उस अंडर करंट को समझने का विज्ञान है जो सतह के नीचे बहता है। सही कहा। हेडलाइंस जो बताती हैं वो केवल आज का सच है। बिल्कुल। लेकिन वोट शेयर में हो रहा धीमा बदलाव और मतदाताओं का वैचारिक रूप से एक दल पर फिर से भरोसा जताना, ये कल का भविष्य लिखता है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे स्रोत के इन्हीं तर्कों और आंकड़ों के बीच से एक बहुत गहरा सवाल जन्म लेता है। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद मुख्यधारा के मीडिया में ज्यादा बात नहीं हो रही है। वो कौन सा सवाल है? ये सवाल सीधे भारत के संघीय ढांचे से जुड़ा है। आप सोचिए, अगर कोई मतदाता इन राज्यों में रहता है, चाहे वो बंगाल हो, असम हो या तमिलनाडु, और वो देख रहा है कि उसके अपने क्षेत्रीय दलों का पतन हो रहा है। हाँ। तो अगर भारत की राजनीति धीरे धीरे अमेरिका की तरह केवल 2 राष्ट्रीय दलों, मतलब बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच सिमट कर रह गई, तो हमारे स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों का क्या होगा? ये बहुत ही अहम पॉइंट उठाया आपने। क्या राज्यों की अपनी विशिष्ट संस्कृति, उनकी भाषा की लड़ाई या उनके जल, जंगल, जमीन के जरूरी मुद्दे राष्ट्रीय नैरेटिव के इस भारी शोरगुल में हमेशा के लिए दब नहीं जाएंगे? ये वास्तव में एक गंभीर विमर्श का विषय है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में, जहां हर 100 किलोमीटर पर जनजीवन बदल जाता है, वहां इस 2 पार्टी सिस्टम के असल मायने क्या होंगे? बिल्कुल। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि राष्ट्रीय मजबूती की कीमत क्षेत्रीय पहचानों के विलुप्त होने से न चुकाई जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम अपने श्रोताओं को भी सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। ये हर जागरूक नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ी राजनीतिक हेडलाइन आए, तो सिर्फ सतह पर तैरते आंकड़ों पर मत रुकिएगा। उसके पीछे खिसकती हुई उस साइलेंट शिफ्ट को जरूर टटोलिएगा, क्योंकि असली कहानी हमेशा सतह के नीचे होती है। बिल्कुल सही बात है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हर खबर की गहराई में उतरते रहिए।